5 अप्रैल 1944। एन ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती है और भुला दी जाती है। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसा कि ज्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो, उनको भी जिनसे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। दोस्तों, एन फ्रैंक ने महज 15 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह होलोकास्ट में मारे गए यहूदियों में से एक थी। एन, जो कि एक यहूदी लड़की थी, उसने एक डायरी लिखी थी। 20वीं शताब्दी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। उनकी यह डायरी नाजी द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं शिवम। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी, जिनका मानना था मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जब भी बाकी है। दोस्तों, एन का जन्म जर्मनी में हुआ। जब एन महज 4 वर्ष की थी तब जर्मनी पर नाजी का कंट्रोल हो गया। नाजी से बचने के लिए फ्रैंक परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड आ गए, लेकिन नाजी ने नीदरलैंड पर हमला करके वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब नीदरलैंड में भी यहूदी फंस चुके थे। नाजी यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कंस्ट्रक्शन कैंप भेज रहे थे। उसी दौरान फ्रैंक परिवार ने वहां पर छिपने का डिसीजन लिया और वे सभी एक बिल्डिंग के अंदर छिप गए। उस अपार्टमेंट का नाम सीक्रेट एनेक्स था। यहां छिपने से 24 दिन पहले ही एन महज 13 साल की हुई थी, जिस पर उनके पिता ने उन्हें उपहार में एक डायरी भेंट की, जहां उन्होंने पूरे 2 वर्ष 35 दिन बिताए। इन्हीं 2 वर्षों के दौरान एन ने अपनी डायरी लिखी। 4 अगस्त 1944 को नाजी ने सीक्रेट एनेक्स में छिपी फ्रैंक परिवार को ढूंढ लिया और उन्हें ऑस्विट्स कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया। यहां पहुंचने पर पुरुषों और महिलाओं को बच्चों से एकदम अलग कर दिया गया। एन के पिता जल्द ही अपने परिवार से अलग हो गए, लेकिन एन, उनकी बड़ी बहन और मां काफी समय तक कैंप में इकट्ठा रहे। कुछ समय बाद एन फ्रैंक और उसकी बहन को मां से अलग कर दिया गया। दोनों बहनों को बर्गन बेल्सन कंस्ट्रक्शन कैंप भेज दिया गया, जहां बताया जाता है कि दोनों की यहां मृत्यु हुई थी। आज तक पता नहीं चल पाया वो कौन शख्स था जिसने एन और उसके परिवार के साथ विश्वासघात किया था। वो शख्स जानता था कि एन और उसका परिवार कहां छिपा है। उसने ही जर्मनी ऑथोरिटी को उनके छिपे होने की खबर दी थी। वह नाजी अफसर जिसने एन और उसके परिवार को सीक्रेट एनेक्स से गिरफ्तार किया था, उसका नाम कार्ल सिल्बर बावेट था। उसने सीक्रेट एनेक्स पर धावा बोला और फ्रैंक परिवार का सारा कीमती सामान और पैसा जब्त कर लिया। लेकिन उस समय कुछ पेपर और नोटबुक को गैर जरूरी समझते हुए जमीन पर फेंक दिया। उसमें से एन फ्रैंक की डायरी भी एक थी। बाद में जब एन की डायरी छपी तब एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा कि आपने एन की किताब पढ़ी है। इस पर उसने कहा, हाँ, 1 हफ्ता पहले ही मैंने उस किताब को खरीदा था। रिपोर्टर ने उनसे कहा, आप उसे पढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। इस पर कार्ल ने हंसते हुए जवाब दिया, काश मैं उस डायरी को जमीन से उठा लेता। जब एन की डायरी छपी तब हजारों लोग उस जगह को देखने जाने लगे जहां एन और उसके परिवार ने छिपकर अपना सारा समय बिताया था। साल 1960 में उस पूरी बिल्डिंग को म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। अब उसे एन फ्रैंक हाउस कहा जाता है। आज भी हर वर्ष लाखों लोग म्यूजियम को देखने आते हैं।
सभी 8 लोग उस सीक्रेट एनेक्स में छिपे थे। उनमें से एन के पिता ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कंस्ट्रक्शन कैंप से वापस लौट कर आए थे। वहां से लौटकर उन्हें जानकारी मिली उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों की अब मौत हो चुकी थी। एन की बड़ी बहन मॉर्गेट फ्रैंक मार्गो ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन उसे कभी ढूंढा नहीं जा सका। मीप फ्रैंक परिवार की काफी करीबी दोस्त थी। जब एन फ्रैंक और उसका परिवार सीक्रेट एनेक्स में छिपकर रह रहे थे, तब मीप ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रैंक परिवार के लिए खाना और जरूरी सामान पहुंचाया था। जब नाजी ने फ्रैंक परिवार को गिरफ्तार कर लिया, तब बाद में मीप ने ही वहां पड़ा सारा सामान उठाकर अपने घर ले आई, जिसमें एन की डायरी भी थी। जब एन के पिता कैंप से वापस लौटे, मीप ने एन की डायरी उनको सौंप दी। एन के पिता ने वो डायरी प्रकाशित करा दी। जब तक एन की डायरी मीप के पास रही, तब तक मीप ने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। डायरी छपने के बाद मीप ने उसे पढ़ा और कहा, अगर मैंने वो डायरी एन के पिता ऑटो फ्रैंक को देने से पहले पढ़ ली होती तो मैं उस डायरी को जला दी थी, क्योंकि उस डायरी में मेरा और मेरे पति का जिक्र किया गया था कि हमने कैसे सीक्रेट एनेक्स में छिपे यहूदियों की मदद की थी। इसकी वजह से नाजी द्वारा हमें मृत्यु दंड दिया जा सकता था। एन के पिता ने एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, मेरे लिए ये डायरी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था कि दुख भरी यादें मुझ पर हावी हो रही थी। एन की बातें पढ़कर मुझे एहसास हुआ ये वो एन नहीं है जिसे मैं अपनी बेटी के रूप में जानता था। मुझे उस बच्ची के गहरे विचारों और जज्बातों का कोई अंदाजा नहीं था। एन की फोटो सोशल मीडिया पर हमें बहुत मिल जाएगी, लेकिन एन की असली फोटो की बात करें तो वह एक ही है। इसमें एन 4 सेकंड के लिए नजर आती है। एक बार एन के पड़ोसी की शादी के लिए फोटो शूट हुआ, जिसमें एन खिड़की से नए शादीशुदा जोड़े को देखने की कोशिश कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यह फोटो उस शादीशुदा जोड़े ने एन फ्रैंक म्यूजियम को सौंप दी थी। नेल्सन मंडेला जब जेल में थे तो उन्होंने एन की डायरी पढ़ी, जिससे उन्हें बहुत हिम्मत और आशा मिली। साल 1994 को मंडेला को एना फ्रैंक फाउंडेशन की तरफ से मानवता पुरस्कार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि एन की डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। ये दुनिया की सबसे मशहूर डायरी है, जिसका 70 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। कंस्ट्रक्शन कैंप के दिनों में एन को अचानक राह चलते उनके 2 दोस्त नैनेट और हेना भी मिले थे, और जो दोनों ही एन के स्कूल के दिनों की दोस्त थी, जो होलोकॉस्ट से जिंदा बची थी। आज तक यह पता नहीं चल पाया कंस्ट्रक्शन कैंप में कब और किस दिन एन की मृत्यु हुई थी। डच प्राधिकरण का यह मानना है कि शायद मार्च के महीने के आखिरी में एन और मार्गो दोनों बहनों की मौत हुई होगी। उस समय मार्गो 19 वर्ष की और एन 15 वर्ष की थी। 15 अप्रैल 1945 ब्रिटिश आर्मी ने यह कैंप आजाद करवाया। बड़े दुख की बात है, एन की मौत महज इससे कुछ हफ्ते पहले ही हो गई थी। दोस्तों, एन एक जर्नलिस्ट और मशहूर लेखक बनना चाहती थी। एन अपनी जिंदगी में कुछ महान करना चाहती थी। अगर आज एन यह देख पाए कि कितनी छोटी सी उम्र में उसने कितने लोगों को प्रभावित किया है, तो शायद उसकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं होता। एन ने वो कर दिखाया जिसके लिए वे हमेशा जिंदा रहेगी, जैसा कि वो
हमेशा से चाहती थी। तो उम्मीद करते हैं आपको एन फ्रैंक की बायोग्राफी बेहद पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।